आओ तो अपन चैप्टर 2 देख रहे थे टीएमएच का। इसमें ये वीडियो नंबर 2 है चैप्टर 2 का। इसमें अपन ये समितियों से आगे कंटिन्यू करेंगे। समिति कमेटी एक्चुअली हुआ क्या था, जैसे अपन देखते हैं कि काम होना था, कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जाना था कैबिनेट मिशन के आदेश के तहत। अब उसमें जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने काम किया वो सारा समितियों के थ्रू किया, कमिटीज़ बनी। ठीक है, तो देखो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, दो तरह की बनी, बड़ी और छोटी। ठीक है, तो बड़ी जो संख्या में कितनी थी, ये दो कमेटी बन गई, दो आदमी बैठ के बात कर रहे हैं, दो आंखें अपनी ऐसे, तो दो नैन ऐसे बनाते हैं ना अपन, यूँ सॉरी दो नैन यूँ बनाए ना, दोनों आंखें, तो दो आंखें हो गई, अपन ने घुमा दिया इसको क्लॉकवाइज 90 डिग्री ऐसे, तो ये दो आंखें, मतलब 8 बड़ी कमेटियाँ थी, छोटी अनेक थी। ठीक, तो ये थोड़ा सा अपन को फैक्ट के रूप में ध्यान देना रखना चाहिए कि बड़ी समितियाँ, बिग कमेटी जो थी 8 थी। अब ये जो बड़ी समितियाँ थी ना, ये यहाँ पे लिखी हुई हैं अपनी 8 की 8। ठीक है, इसमें इन 8 में से कई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और कैसे वो क्वेश्चन घूमता है वो मैं भी आपको बताता हूँ थोड़ा सा, और कैसे ब्लंडर हुए एक दो क्वेश्चन में वो मैं आपको बताऊँगा। ठीक है ना, तो आ जाओ। तो समितियों में अपन ये बड़ी 8 समितियाँ अपन जैसे दी, ठीक है, ये अपने जो आ जाओ। सबसे पहले अपन देखते हैं संघ समिति, फेडरेशन। जैसे मैंने आपको बताया, अपने इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 पढ़ा था, उसमें प्रोविज़न था, सॉरी अपने 1947 वाले अपना अधिनियम पढ़ा, उसमें प्रोविज़न था कि भारत के लिए एक संघ बनेगा, और उस संघ में ब्रिटिश भारत भी होगा मतलब प्रांत, और रजवाड़े भी होंगे मतलब रियासतें। ठीक है, लेकिन वो संघ कभी अस्तित्व में ही नहीं आया, रियासतों के थोड़े संदेह के कारण, ऐसे मैंने आपको बताया था। ठीक है ना, तो ये एक संघ भाई 47 के तहत तो नहीं बना, लेकिन भारतीय संविधान तो ये अज्यूम करके चलता था ना कि जो हमारे सपनों को भारत है उसमें वही ब्रिटिश प्रांत भी होंगे, रजवाड़े भी होंगे, तो ऐसे करके एक ऑल इंडिया फेडरेशन बनेगा। लेकिन उसको अपन ने सब कॉन्स्टिट्यूशन में दिया यूनियन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरल वर्ड कहीं भी यूज़ नहीं है। ठीक है, इंडिया के लिए जो वर्ड, देखो फेडरल वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन में वैसे यूज़ है, जैसे अपन पढ़ेंगे 1935 के अधिनियम के तहत अपन जैसे देखते हैं सुप्रीम कोर्ट वाले चैप्टर के अंदर जैसे आता है, मैंने आपको याद भी कराया था, 5वां आर्टिकल 5 आ रहा है ना। लेकिन जैसे इंडिया का जो फीचर बताया हुआ है कि इंडिया का स्ट्रक्चर किस तरह का है, तो उसके लिए संघ शब्द यूज हुआ है। फेडरेशन शब्द इंडिया के नेचर के रूप में यूज नहीं है, बाकी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वर्ड है फेडरल कोर्ट 1935 वाले अधिनियम के तहत ही। जैसे अभी अपन पढ़ेंगे जो आर्टिकल जब ये लागू होएगा तब आर्टिकल आएगा, आर्टिकल अपने 393, उसके अंदर भी वो मेंशन्ड है। ठीक है, लेकिन इंडिया के भारत राज्यों का क्या होगा, यूनियन होगा, एक संघ होगा, ना कि फेडरेशन, परिसंघ नहीं है ऐसे। ठीक है, तो ये संघ कमेटी बनी थी कि जो भारत सपनों का भारत संघीय कमेटी, तो उसके हेड कौन थे, जवाहरलाल नेहरू, JNN। तो क्वेश्चन ये आता है कि जो एक संघ समिति बनी उसका हेड कौन था, तो जवाहरलाल नेहरू थे, और संघ क्या था ये मैंने आपको बताया। फिर सेकंड कमेटी पढ़ते हैं अपन संघीय संविधान सभा कि जैसे संविधान सभा अब ये बनी रही थी, फिर एक संघीय संविधान सभा बाई चांस अगर बनानी पड़े आज़ादी के बाद अपने को और इस कॉन्स्टिट्यूशन आगे बढ़ाने के लिए, उसमें अमेंडमेंट्स करने के लिए, तो उसके भी अध्यक्ष कौन, जवाहरलाल नेहरू। अब ये जो संघीय संविधान सभा जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में बनी, इसको अपन को कहीं भी कंफ्यूजन नहीं करना है। क्या अस्थायी अध्यक्ष सचिदानंद सिन्हा, सत प्लस चित प्लस आनंद, फिर स्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद, तो ये उसको नहीं जोड़ना है यहाँ पे, है ना। संघीय संविधान सभा यूँ कि कल को जरूरत पड़ जाती है इसको बंद करके दूसरा, तो वो संघीय संविधान सभा नेहरू की अध्यक्षता के अंदर गठित की गई। रजवाड़ा संविधान सभा वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये क्या है, इसके लिए अपन रियासत भी लिख सकते हैं, वर्ड रियासत। जैसे मैंने बताया था दो तरह का भारत, ब्रिटिश भारत, प्रांत जो थे, और प्रिंसेस जो थे रजवाड़े। ठीक है ना, संघ के रूप में मैंने आपको बताया। तो रजवाड़ों के लिए अलग से संविधान सभा बनेगी। इस समिति को अपन किसके हेड में किया, जवाहरलाल नेहरू की, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था कि शुरू के अंदर देसी रियासतें इसमें शामिल नहीं हुई, लेकिन 47 के अधिनियम ने कुछ चेंज किया, तो जो 93 सीट्स थी रियासतों के लिए, उसमें से 70 आए जो अपन ने साइन किया, ऊपर मैंने बताया था पिछले वीडियो में। तो शेष रियासतों के लिए अगर बाई चांस अपन को अलग से संविधान सभा बनानी पड़े रियासतों के लिए, मतलब प्रिंसेस के लिए, प्रिंसेस बार बार बोल रहा हूँ, प्रोविंसेस नहीं बोल रहा हूँ, प्रोविंसेस अलग है जो 11, उनमें 3 जो बड़ी उनके लिए प्रेसिडेंसी बोलते हैं, और प्रिंसेस ये रजवाड़ों के लिए। तो रजवाड़ों के लिए जो संविधान सभा बनी थी उसके लिए अध्यक्ष कौन हुए, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अभी आगे पढ़ो, फिर मैं आपको बताऊंगा दूसरा। नेक्स्ट है प्रांतीय संविधान सभा। ये प्रांतियों के लिए, यहाँ तो वर्ड यूज आया है प्रिंस, जवाहरलाल नेहरू। ये जो प्रांतीय लिखा हुआ है, सॉरी थोड़ा सा गलत होगा, ये जो जवाहरलाल नेहरू जो लिखा हुआ है, यहाँ तो वर्ड यूज आया प्रिंस, और यहाँ जो ये प्रांतीय लिखा हुआ है, यहाँ वर्ड यूज आएगा प्रोविंस।
ठीक है ना। ये तो ब्रिटिश प्रांत थे, ब्रिटिश प्रांत जो मैंने आपको अभी तक अपन जैसे देखते आ रहे हैं कि अपने 9 जैसे मैंने बता रहा हूँ और कम्युनिटी के तहत 11 हो गए, ठीक है। और ये देसी रियासतें, ओहो एक मिनट थोड़ा सा देखो, ये मैं ये प्रिंस लिख रहा हूँ या रियासतें, ये टोटल 552। और ये प्रांतीय जो लिखा हुआ वल्लभ भाई पटेल, इसको अपन बोलेंगे प्रोविंसेस, ये 11 ऐसे, ठीक है। यूँ अब इन 552 में से आज़ादी से पहले 552 में से अपन 3 घटाएंगे तो ये अपना आ जाता है 549। ये आज़ादी 15 अगस्त 1947 को भारत में सम्मिलित हो गई थी, ठीक है, देसी रियासतें 549। बस ये जो 3 थी, कौन, जम्मू कश्मीर, अपने जम्मू एंड कश्मीर, मतलब कश्मीर बोलते थे उसमें, कश्मीर, अपने जूनागढ़ और हैदराबाद, ये 3 शामिल नहीं हुए थे, ठीक है। तो इनका लेना देना, ये प्रिंसेस की बात कर रहे हैं अपन। तो प्रिंसेस के लिए जो बनी, देसी रियासतों के लिए जो बनी, या रजवाड़ों के लिए जो संविधान सभा बनी, उसके हेड जवाहरलाल नेहरू, ये प्रिंसेस। और प्रांतों, ये प्रांतीय, प्रांतीय का मतलब जो ब्रिटिश प्रांत थे, ब्रिटिश प्रांत, ब्रिटिश प्रोविंस, जो मैंने यहाँ लिखा, जो संख्या में 11 यहाँ तक याद करा, बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, आगरा, बिहार, उड़ीसा, MP, 7 हो जाते हैं यहाँ तक। फिर अपन देखते हैं 8 हो जाते हैं, तो फिर आसाम, 8 आसाम, 9 पंजाब, 10 सिंध और वो 11 अपने NWFP। MP तक 7 हो जाते हैं, 7 और 4 11, ऐसे ही 11 थे, ऐसे है ना। जैसे बार बार आपको याद कराता हूँ, ये 11 ये याद रखो, क्योंकि 1956 का अधिनियम में जब 14 राज्य बनेंगे, उसमें 11 तो यही होंगे, 2 माइनस हो जाएंगे, सिंध और NWFP, फिर और नए जुड़ जाएंगे, मैं बताऊँगा आपको आगे, है ना, ऐसी चीज़ है। तो इसलिए बार बार जिस वैज्ञानिक तरीके से मैं आपको याद करा रहा हूँ ना, 11 रेगुलेटिंग एक्ट अपन बार बार बोल रहे हैं, बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, तो कुछ तो यार दिमाग में अब फिट होना ही चाहिए, ऐसे, है ना। तो अब देखो सवाल क्या आता है, मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ तक समझे, फिर इसके आगे तो प्रारूप समिति, वो कॉन्सेप्ट अलग आ जाता है, बताता हूँ। तो यहाँ तक एक बार आप ना थोड़ा इन तीनों चीज़ों को मिला के आप सोचो, मतलब इन चारों को, संघ दोनों को, ब्रिटिश प्रांत और रियासत दोनों शामिल थी। फिर यहाँ वापस बढ़ा रहा है संघ, वापस वही, कौन, ब्रिटिश प्रांत प्लस रियासत। लेकिन ये जो दोनों है ना, रियासत और प्रांत, ये अलग हो जाती है चीज़ बिल्कुल। अब स्टूडेंट देखो क्वेश्चन क्या आता है, मैं आपको बताता हूँ, 2 तरह के क्वेश्चन जिसमें स्टूडेंट फंस जाता है। प्रांतों के लिए बनी संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, तो वो देखता है प्रांत, प्रांत मतलब रियासत, नो गलत, प्रांत मतलब रियासत नहीं है, प्रांत मतलब प्रोविंस, ब्रिटिश प्रांत है वो। तो ब्रिटिश प्रांत का हेड कौन है, जो बनी, वल्लभ भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल। अब याद कैसे रहेगा, आप देखो, आप तो BP पकड़ लो, इसके अंदर BP क्या है, BP ब्रिटिश प्रोविंस है। चलो P में भी आप कंफ्यूज हो जाते हो, सर मैं तो कंफ्यूज हो गया है, फ़ोन नहीं आया था सुबह एग्जाम वाले दिन, तो मैं नाराज़ हो गया। फ़ोन मतलब मम्मी पापा का फ़ोन नहीं आया था यार, ये पॉजिटिव। तो P से तो सर मैं समझ गया कि वो पता नहीं प्रोविंस एक प्रेसिडेंसी है, लेकिन यार B तो ब्रिटिश समझ में आ रहा था ना तेरे को, फ़ोन भी नहीं आया तो फिर आना चाहिए था B से दिमाग में, ऐसे। तो B क्या है, ब्रिटिश प्रोविंस है। तो VP क्या है, वल्लभ भाई पटेल है। तो वल्लभ भाई पटेल कौन सी संविधान सभा के हेड थे, BP ब्रिटिश प्रोविंस, ना कि देसी रियासत। देसी रियासत में बड़े भैया जवाहरलाल नेहरू, ऐसे, है ना। क्या होता है, क्वेश्चन ये आता है, प्रांतों के लिए बनी संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, तो स्टूडेंट देखता है यार प्रांत तो वही संघ के पार्ट और जवाहरलाल, गलत। फिर एक क्वेश्चन आता है, रियासतों के लिए बनी संविधान सभा, तो स्टूडेंट क्या दिखता है, रियासतों का एकीकरण तो वल्लभ भाई पटेल ने कराया था, और वल्लभ भाई पटेल को चिपका दो। ऐसे नहीं चिपक जाएगा, वल्लभ भाई पटेल हर जगह, दिक्कत हो जाएगी, है ना। तो दोनों अलग अलग है, देखो वल्लभ भाई पटेल अलग, जवाहरलाल नेहरू अलग। रियासतों के लिए जो बनी उसके जवाहरलाल नेहरू, प्रांतों के लिए जो बनी वो वल्लभ भाई पटेल। तो मैं यूँ बता रहा था कि प्रांत, रियासतों के लिए आता है कि भाई रियासतों के लिए जो संविधान सभा बनी उसके हेड कौन थे। तो स्टूडेंट ये दिखता है कि यार रियासतों का एकीकरण किया वल्लभ भाई पटेल ने, तो वल्लभ भाई पटेल ही उसका आंसर है, नो। एकीकरण का किसने योगदान है, जो एकीकरण में, या जो 3 रियासतें जो थी ना मैंने बताया था, जम्मू एंड कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद, उनको भारत में मिलाने का सारा श्रेय जाता है वल्लभ भाई पटेल को। लेकिन रियासतों के लिए जो संविधान सभा थी उसमें वल्लभ भाई पटेल का कोई लेना देना नहीं है, ये इसमें सबसे ज़्यादा गहराई की बात। तो रियासतों के लिए संविधान सभा बनी जवाहरलाल नेहरू। ब्रिटिश प्रांत या प्रांतीय विधानसभा, प्रांतीय संविधान सभा जो बनी, मतलब प्रांतों को कैसे कैसे क्या बात करनी उनसे, वो चीज़ें, उसके हेड वल्लभ भाई पटेल। तो BP याद रखना, ब्रिटिश प्रोविंस, सही है। आप तो क्वेश्चन गलत नहीं करोगे। और मैं बार बार कह रहा हूँ, घटना से खरीदो हिस्ट्री की और पॉलिटी की, और ये सारे सवाल सॉल्व करो, नहीं तो कुछ मतलब नहीं है वीडियो देखने का। वीडियो देखने से, बुक पढ़ने से कुछ नहीं होता है। अब आप बोलोगे सर बहुत कुछ होता है, अरे बहुत कुछ तब होगा जब पहले क्वेश्चन देखोगे, सैंडविच अप्रोच में काम करोगे, ऊपर नीचे क्वेश्चन, बीच में मसाले के रूप में वो बुक, टेक्स्ट, वीडियो, ऐसे। बगैर क्वेश्चन की कुछ नहीं है।
समझ गए? तो यहाँ तक ये चारों को एक बार वीडियो को पॉज करो, ठंडे दिमाग से सोचो। 4 में से 3 में तो जवाहरलाल नेहरू, 1 में वल्लभ भाई पटेल है, बीपी में, ब्रिटिश प्रोविंस में, है ना। क्योंकि अब एक चीज़ और बताता हूँ आपको, जो क्वेश्चन है आप खुद डाल देखना, पर गूगल में बताऊँगा, डाल के देखना, अपने आप देखोगे। अब ये जो प्रांतीय जो है ना, ये प्रांतीय, इसको मैंने बताया, अभी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ था प्रोविंस, प्रोविंस, ठीक है, मैंने अभी बताया प्रोविंस, इस प्रोविंस, तो प्रोविंस तो बोलते हैं प्रांत को, PROVINC, प्रोविंस तो बोलते हैं प्रांत को। और प्रांतीय जो हो गया ना, प्रांतीय अपन ने बना दिया प्रांतीय, ठीक है, पजेसिव नाउन कर दिया, प्रांत का प्रांतीय, ठीक है, पजेसिव नाउन कर दिया। तो ऐसे अपन प्रोविंस का कर देंगे प्रोविंशियल, प्रोविंशियल, प्रांत से है ना, प्रोविंस का प्रोविंशियल कर दिया अपन ने, प्रांत से प्रांतीय। तो ये प्रोविजनल है, सॉरी ये प्रोविजनल क्या है, ये प्रोविंशियल है, ये प्रोविजनल नहीं है। अब ये वर्ड प्रोविजनल, ये बता रहा हूँ, ये प्रोविजनल, प्रोविजनल का मतलब क्या होता है, अस्थायी, टेम्परेरी, प्रोविजनल परमानेंट नहीं है, समझ गए? तो यही वो क्वेश्चन के अंदर गड़बड़ जा रहा था, तो वो क्वेश्चन डिलीट हुआ था फिर, है ना। मतलब जैसे क्या होता है, इंग्लिश हिंदी के अंदर दोनों में अपने यूपीएससी के अंदर क्वेश्चन आते हैं, और कोई भी अगर एम्बिग्यूटी होती है ना क्वेश्चन के अंदर, तो वो इंग्लिश वाला वर्जन मायने रखता है, मतलब कि यहाँ पे जो इंग्लिश में जो है ना क्वेश्चन, उसी के अनुसार आंसर की बनेगी। अब देखो इंग्लिश वाले पेपर में हुआ क्या था, ठीक है ना, और फिर वो क्वेश्चन फाइनली डिलीट ही हुआ था वो। तो हिंदी में तो ये लिखा हुआ था कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, अस्थायी अध्यक्ष, 2 तरह से पूछा था क्वेश्चन, अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। अब अस्थायी अध्यक्ष जब आता है तो सीधी सी बात है, उसके लिए वर्ड यूज आना चाहिए प्रोविजनल, समझ गए। और जब प्रोविजनल आप पूछ रहे हो तो उसमें ऑप्शन के अंदर रहना चाहिए सच्चिदानंद सिन्हा, भाई तभी तो इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा, ठीक है ना। लेकिन उस क्वेश्चन के अंदर ऑप्शन में ऑप्शन ही नहीं था, पहली बात तो सच्चिदानंद सिन्हा, और ऑप्शन के अंदर उस क्वेश्चन के जो ऑप्शंस थे उसके अंदर ऑप्शन में था वल्लभ भाई पटेल, और इस क्वेश्चन का आंसर यूपीएससी का आंसर की में है वल्लभ भाई पटेल। आप डाल के देखो गूगल में, प्रोविजनल हेड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, सॉरी ये डालो प्रोविंशियल हेड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, या हेड ऑफ कमिटी फॉर प्रोविंसेस इन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, कि प्रोविंसेस के लिए जो कमेटी बनी ना, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूंट कमेटी, उसका हेड कौन था। और आपके क्वेश्चन निकल के आएंगे, जैसे अपने textbookmy.com अपने, और वेदांतुर, मंत्रा, काफ़ी सारे क्वेश्चन निकल के आएंगे, उसमें यूपीएससी का क्वेश्चन निकल के आएगा। तो क्वेश्चन ये आया था कि प्रोविजनल हेड कौन है, प्रोविजनल मतलब अस्थायी, तो आंसर है सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन में नहीं, आंसर उसका दे रखा वल्लभ भाई पटेल। तो यार प्यारे, वल्लभ भाई पटेल प्रोविजनल नहीं था, वल्लभ भाई पटेल किसका था, प्रोविंशियल का था, ये प्रोविंशियल, प्रांतीय, समझ लो। तो एग्जामिनर का खुद ही उलझ गया एग्जामिनर कि प्रोविजनल और प्रोविंशियल, प्रोविजनल यार अस्थायी सच्चिदानंद सिन्हा, प्रोविजनल इज प्रांतीय वल्लभ भाई पटेल, ऐसे। और एक क्वेश्चन क्या था, वल्लभ भाई पटेल इसमें से किसके अध्यक्ष थे, ठीक है, उसमें दोनों ऑप्शन में प्रोविजनल एंड प्रोविंशियल, ठीक है, तो उसके अंदर आंसर कर दिया प्रोविजनल का, तो वो प्रोविजनल गलत हो गया। प्रोविजनल कौन है, सच्चिदानंद सिन्हा, है ना। तो फिर वो एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है ना, जैसे नीचे टेक्स्ट बुक पे वेदांत दोनों पे लिखा हुआ है, तो क्लियर कट लिखता है। वो क्या लिखता है, प्रोविजनल हेड, मतलब गलती कैसे हो रही है उसे आप देखो, प्रोविजनल हेड मतलब ये प्रोविजनल, ये प्रोविजनल हेड ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वाज सरदार पटेल, है ना, बट लेटर राजेंद्र प्रसाद वाज इलेक्टेड एज परमानेंट चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट। वो गलत हो गया यार, तू प्रोविजनल और प्रोविंशियल में कंफ्यूज हो गया। वल्लभ भाई पटेल का प्रोविजनल से कुछ भी लेना देना नहीं है, वल्लभ भाई पटेल का लेना देना प्रोविंस से है, और प्रोविंस से बनेगा प्रोविंशियल, प्रांत प्रांतीय, और प्रोविजनल इज अस्थायी सच्चिदानंद सिन्हा। देख लो आपका दिमाग खराब हो गया ना, तो वीडियो में दिमाग खराब हो गया। सोचो जब क्वेश्चन देखो कि क्वेश्चन पेपर में वहाँ ये झाला आ जाएगा, तो क्या अपने दिमाग का होगा। तो दिमाग कुछ नहीं है, बढ़िया है, ठंडे दिमाग से सुनो और सोचो। प्रोविंस से प्रोविंशियल, इसलिए मैंने बताया था प्रोविंस से निकला है वर्ड प्रोविंशियल, और प्रोविजनल, प्रोविजनल अस्थायी सच्चिदानंद सिन्हा, स्थायी राजेंद्र प्रसाद, वही 9 दिसंबर 11 दिसंबर 13 दिसंबर। फिर वो डिप्टी स्पीकर बताए, मतलब डिप्टी चेयरमैन कौन, HCM रीपा और अपने VT कृष्णाचारी। कमेंट करके बताओ दोनों में क्या डिफरेंस है, HCM और SP मुखर्जी में। बताते ही नहीं हो, बताओ, मेरा कोई नुकसान नहीं है, बताओगे तो आपको याद होएगा, अच्छा लगेगा। आप सोच रहे हो सर पब्लिसिटी के लिए फलाना ढिमका,
आपके दिल में जगह है मेरे लिए, वही पब्लिसिटी है मेरी, कुछ नहीं चाहिए अपन। चलो, तो अब समझ गए। तो प्रांतीय इज प्रोविंस, प्रोविंस से प्रोविंशियल, कोई जल्दबाजी मत करो, पूरा एक साथ मत बोलो, प्रोविंस बोलो, प्रोविंस से प्रोविंशियल बनाओ, खत्म। प्रोविजन तो है ही नहीं कहीं, प्रोविजनल तो है ही नहीं, ऐसे प्रोविजनल ऐसे। तो प्रोविजनल अस्थायी सत्यनारायण सिन्हा, प्रांतीय प्रोविंस, प्रोविंस से प्रोविंशियल वल्लभ भाई पटेल। तो ये है इसके अंदर चाला, तो याद रखना अपन। फिर तो आगे तो इजी है, आगे तो इजी है। प्रारूप, प्रारूप समिति बनी, ये BRA कौन लिखा हुआ, भीमराव अंबेडकर जी, ठीक है, ऐसे। प्रक्रिया, प्रक्रिया का मतलब प्रोसीजर, कि कैसे कैसे क्या काम होगा, ये वही राजेंद्र प्रसाद स्थायी अध्यक्ष होते। RP रेस्ट इन पीस, एग्रीकल्चर नहीं, राजेंद्र प्रसाद। संचालन वही दोनों के, राजेंद्र प्रसाद। संचालन का मतलब कैसे कैसे मिलेंगे, कैसे कैसे करेंगे, क्या नियम प्रेसिडेंस रहेगा वो। फंडामेंटल राइट्स के लिए जो बनी वल्लभ भाई पटेल, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। तो वल्लभ भाई पटेल प्रोविंशियल है ना, और प्रोविंशियल मतलब प्रांतीय के अलावा निम्न में से किसके हेड थे समिति के, तो कौन है इसके अंदर, वल्लभ भाई पटेल, फंडामेंटल राइट्स के हो, ठीक है, मौलिक अधिकार हो गए। फंडामेंटल राइट उप समिति बनी, उसका उपाध्यक्ष कौन, JB कृपलानी, है ना, जगताराम भगवान दास कृपलानी, JB कृपलानी। सुचेता कृपलानी पढ़ेंगे अपन आगे जो आएंगे, महिलाएं पढ़ेंगे उसमें, तो इनकी वाइफ भी थी सुचेता कृपलानी, ठीक है, पढ़ेंगे आगे, बहुत बड़ा नाम कांग्रेस में। और ये राजेंद्र प्रसाद आ रहा है ना, ये अब दोनों नाम आएगा तो मैं बता देता हूँ। राजेंद्र प्रसाद ही भारत जब आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, तो आज़ादी के समय जो अध्यक्ष थे कांग्रेस के, वो राजेंद्र प्रसाद ही थे, ठीक है, वो JB कृपलानी नहीं थे। आपको 99% बुक्स के अंदर मिलेगा कि आज़ादी के समय कौन थे हेड, मतलब कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, इंडियन नेशनल कांग्रेस के, JB कृपलानी नहीं है। सबसे लंबे समय तक ये रहे, लेकिन ये नहीं है। बात है 15 अगस्त 1947 को कौन था, तो वो कौन है, राजेंद्र प्रसाद, ठीक है ना, ये कोई कंफ्यूजन नहीं है उसके अंदर। आ जाओ, तो फंडामेंटल राइट्स कमेटी के वल्लभ भाई पटेल, फंडामेंटल राइट्स की जो उप समिति बनी, उसके उपाध्यक्ष कौन, ये उपाध्यक्ष हैं, उप समिति के उपाध्यक्ष JB कृपलानी। फंडामेंटल राइट्स के लिए मेन कमेटी, उसके अध्यक्ष अपने वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, ठीक है। फिर अपन देखते हैं फंडामेंटल राइट्स के लिए उप समिति कुल 5 थी, ठीक है ना, उप समितियाँ टोटल 5, वैसे अपन देखते हैं बड़ी समितियाँ टोटल 8, ठीक है ना, उसमें अपन फंडामेंटल राइट्स, तो उप समिति उपाध्यक्ष JB कृपलानी और उप समितियाँ टोटल थी 5, ये देख लेते हैं अपन नीचे। एक तो भाई वो मेन, और फिर 4 अपन देख रहे हैं। क्या सबसे पहले अपन देख रहे हैं अल्पसंख्यकों के लिए, ये देखो मैंने पहले बताया था कि इसको पहले जान लो, मुझे कमेंट करके बताओ, तो मेरे को पता था ये नाम आएगा, इसीलिए मैंने कमेंट करवाया। तो अब तो जान लो ही, ये कमेंट तो मत करो, लेकिन अब तो जान लो ही है कौन है, HCA मुखर्जी, समझ गए। तो कौन है बताओ, है HCA मुखर्जी। तो मैंने बताया उपाध्यक्ष आए थे, तो अल्पसंख्यक कमेटी के भी ये बने फंडामेंटल राइट्स में, तो ये है HCA मुखर्जी, ठीक है ना। तो मैं बता रहा था ये HCM और SP मुखर्जी, मैंने डिफरेंस पूछा था, तो लिखो करो तभी मजा आएगा। तो अल्पसंख्यक मतलब आपने जो 5 फंडामेंटल राइट्स की उप समितियाँ बनी, उसमें एक अपने ये अल्पसंख्यक माइनॉरिटीज़ के हितों की जो बात करता है, वो अपने HCA मुखर्जी कमेटी, HCM। फिर ये आ रहा देखो NWFTA आसाम, ये आसाम का पुराना नाम है एक्चुअली, ठीक है ना। तो NW क्या है, नॉर्थ, सॉरी ये है ना नॉर्थ ईस्ट होना चाहिए, ये ई करो इसको, नॉर्थ ईस्ट। F जो है ना, ये अपने, ये है अपने फ्रंटियर, सीमांत, फ्रंटियर ट्राइबल एरिया, ठीक है, मतलब यहाँ लिख देता हूँ, ये यूँ है नॉर्थ ईस्ट। अभी भी देखो जो 7 सिस्टर्स हैं, सिक्किम को जोड़ देता हूँ 8 हो जाती हैं, इनको नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स बोलते हैं अपन। तो नॉर्थ ईस्टर्न और फिर FTA, ये तो F से तो है फेडरल, सॉरी फेडरल क्या रे, फ्रंटियर, बार बार वो संघीय कर रहे थे ना, इसलिए फेडरल याद रहेगा सब। F से है अपने फ्रंटियर, क्योंकि देखो अभी मैं बता दूं, एक बार सुन लो, फ्रंटियर क्योंकि सीमा आ गई बिल्कुल, तो उसके ऊपर अपन जैसे देखते हैं कि चीन का हिस्सा आ रहा है, तिब्बत और फिर चाइना, तो फ्रंटियर आ गया। तो नॉर्थ, क्योंकि देखो मैं यूँ बता रहा हूँ, जैसे ये अपना मैप, ठीक है ना, तो अभी किसकी बात कर रहा हूँ मैं बताता हूँ, ये है ये वाला एरिया, तो यहाँ पर प्लस बनाए, तो ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, दिख रहा है सर, जूम काफ़ी है, हाँ दिख रहा है, नॉर्थ साउथ हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये ईस्ट हो गया, ठीक है। न्यूज़ जब अपन बोलते हैं न्यूज़, ये वो उसी से ही न्यूज़ बनता है ना।
है ना। तो न्यूज़ एक ऐसा प्रोग्राम है जो अपन को चारों दिशाओं की जानकारी देता है, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ एंड EWN न्यूज़। ठीक है, तो नॉर्थ ईस्ट में था ये, चूंकि है ना, ये आसाम का पुराना नाम है, तो इसको अपन ने बोला है नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर, फ्रंटियर इंडिया की सीमा आ गई, फ्रंटियर, और टी से ट्राइबल, ट्राइबल एरिया। जैसे अपन देखते हैं अरुणाचल प्रदेश, आसाम, ये पूरे ट्राइबल एरिया रहे हैं पूरे, आज भी हैं। अपन जैसे 6 शेड्यूल एरियाज पढ़ते हैं, इसी में आता है सारा ट्राइबल एरियाज। ठीक है, और आज अपन जैसे बोडोलैंड देखते हैं, नागा, मिजो, मणिपुर, ये सब ट्राइब्स हैं। ठीक है, इधर अरुणाचल प्रदेश सारा ट्राइबल पॉपुलेशन है अपने। ठीक है, तो ऐसे ही है। तो ये मतलब फ्रंटियर ट्राइबल एरिया, ट्राइबल एरिया था तो फ्रंटियर पे आ गया, फ्रंटियर सीमा। ठीक है, इंडिया की उस समय, मतलब अपने ब्रिटिश इंडिया की भी और फिर इंडिया की, ऐसे। तो ये नॉर्थ ईस्टर्न अपने फ्रंटियर ट्राइबल एरिया, समझ गए। एक चीज़ तो ये है, ये फिर यही आसाम बना आगे, है ना। तो इस यहाँ पे जो लोग रहते थे, कौन अभी आए, ट्राइबल एरिया जो फ्रंटियर एरिया में, इनके मौलिक अधिकारों की बात। ठीक है ना, इसमें जो बनाया ये GN लिखा हुआ है, ये गोपीनाथ बारदोली है, जी से गोपी, एन से नाथ, बारदोली। ये बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति है। आप एक बार गूगल के अंदर डालो और अपने गुवाहाटी के अंदर जो एयरपोर्ट है, वही अपना एयरपोर्ट AHI, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का, तो वो आसाम एयरपोर्ट का नाम क्या है ये पता करो आप एक बार, और उस गोपीनाथ बारदोली के बारे में पढ़ो, ये व्यक्ति कौन है, समझ रहे हो, ये ऐसे। ठीक है, तो एयरपोर्ट का नाम यही मिलेगा आपको। फिर एक बार देखो, पढ़ो तो सही यार, क्या हो गया उसमें, रील भी तो देखने लग जाते हो। ये देख लो, गोपीनाथ बारदोली कौन बने करोड़पति में पूछा हुआ है ये सवाल। गोपीनाथ बारदोली एयरपोर्ट निम्न में से किस राज्य में स्थित है ना। तो अच्छा है वो। चलो, तो मैं बता रहा था गोपीनाथ बारदोली, है ना, और ये आसाम हो ही गया, और ये अपना फ्रंटियर ट्राइबल एरिया होगा। एक चीज़ और मैं इसमें बता रहा था आपको, गोपीनाथ बारदोली से लिंक थी वो, चलो खैर कोई नहीं, आ जाएगी, मैं आगे बता दूंगा। मैं एक्चुअली पीछे फ़ोन आ गया था, चलो कोई नहीं, रिकॉर्ड, हाँ चलो, है ना। तो गोपीनाथ बारदोली अपन को ध्यान में रखना है। फिर ये एक तो ये कर लेना, नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर ट्राइबल एरिया। फिर एक अपन जैसे देखते हैं, ये जो नेक्स्ट आ रहा है, ये नॉर्थ वेस्ट है। तो जैसे मैंने अभी नक्शा बनाया था अपने, तो मैं बता रहा था कि ये अभी अपन ने देखा, ये गोपीनाथ बारदोली, है ना। मुझे बिल्कुल वो चीज़ परेशान कर रही है, मैं क्या बताने वाला था, गोपीनाथ बारदोली। हाँ, एक तो ये याद रख लो कि बारदोली सत्याग्रह, वो वल्लभ भाई पटेल, वो गुजरात से संबंधित है, वो ये मत जोड़ देना आप, बारदोली यही, ठीक है ना। और नॉर्थ, ये ईस्ट कर ही दिया अपन ने, आसाम, चलो खैर कोई नहीं, आ जाएगा। अब अपन देख रहे हैं ये नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर एरिया, तो मैंने ये बताया था, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये यहाँ की बात है। अब अपने भाई प्रांत भी बनाए, ब्रिटिश प्रांत भी बना 1902 के अंदर, है कि नहीं। ये 1901 में बना हुआ है, ये NWFP, 1902 में तो ये यूपी था, वर्तमान इलाहाबाद राजधानी से। तो NWFP में ये KG कौन है, खान अब्दुल गफार खान, है ना। ये ऐसे जैसे आप जैसे करोल बाग के पास मार्केट देखोगे दिल्ली के अंदर, तो गफार मार्केट है, वो इन्हीं के नाम से है, खान अब्दुल गफार खान। इसको अपन फ्रंटियर गांधी भी बोलते हैं, सीमांत गांधी, क्योंकि गांधी जी की आइडियोलॉजी जो थी, खासतौर पे सविनय के आंदोलन, उनको उस मूवमेंट को इन्होंने पॉपुलर किया था नॉर्थ वेस्टर्न ये फ्रंटियर प्रोविंस के अंदर। ठीक है, तो सीमांत गांधी बोलते हैं, फ्रंटियर गांधी इनको। और इन्होंने आंदोलन चलाया था, लाल कुर्ती आंदोलन, रेड शर्ट्स मूवमेंट। मतलब जो इनके भाई महात्मा गांधी की आइडियोलॉजी से प्रेरित खान अब्दुल गफार खान थे, और फिर जो खान अब्दुल गफार खान के जो स्टूडेंट्स थे वो लाल रंग की कमीज पहनते थे, तो इसलिए इनके मूवमेंट का नाम पड़ गया रेड शर्ट मूवमेंट, लाल कुर्ती आंदोलन। बहुत इंपॉर्टेंट नाम है ये, समझ रहे हो ऐसे। और इन्होंने हमेशा विरोध किया था पार्टीशन का, और फिर जब पार्टीशन हुआ तो इन्होंने गांधी जी को बोला था कि तुमने मेरे को जीते जी मार दिया, मेरी आत्महत्या कर दिया आपने, मार दिया मेरे को, और मेरे को मेरे देश में आपने विदेशी बना दिया। क्यों? क्योंकि वो तो भारत के थे, वही उस समय पाकिस्तान, भारत में पाकिस्तान का ये जिला था। NWFP आज पाकिस्तान का जिला है। जैसे अपने आज 28 जिले हैं, पाकिस्तान में 4 जिले हैं, सॉरी राज्य हैं, अपने 28 राज्य हैं, पाकिस्तान में 4 राज्य हैं, पंजाब, नीचे सिंध, इधर बलूचिस्तान, और ऊपर NWFP, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस। उसको फेडरली एडमिनिस्ट्रेटेड ट्राइबल एरिया भी बोलते हैं। तो ऐसे थे खान अब्दुल गफार खान, सीमांत गांधी, ठीक है, ये फ्रंटियर गांधी। तो देखो ये फ्रंटियर आ गई अपने हिंदू कुश पर्वतमाला, ऐसे, ठीक है। तो ये वहाँ हो गई, मतलब ये इनके यहाँ पे जो एरियाज में पॉपुलेशन रहती थी उनके मौलिक अधिकारों से संबंधित समितियाँ काम करती थी। नॉर्थ ईस्ट अपने हो गया गोपीनाथ बारदोली, और इधर हो गया अपने सीमांत गांधी, दोनों में फ्रंटियर आ रहा, आप देखो ये। और फंडामेंटल राइट्स की बात है, इस एरिया में जो लोग रहते थे।
अन्य क्षेत्रों से संबंधित जो भी लोग थे उनके मौलिक अधिकारों की बात की, ए भी आई है। ठीक है, ये ऐसी बात है। दो इंपॉर्टेंट नाम है क्या, इधर है अपने सीमांत गांधी, खान अब्दुल गफ्फार खां, और इधर आसाम की तरफ अपने गोपीनाथ भारती, ये याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये मौलिक अधिकारों से संबंधित जो अपनी समिति उसकी अपन ने बात करी। फिर प्रारूप समिति अपन जैसे देखते हैं कि जो ड्राफ्टिंग का जो काम करती थी, ठीक है ना, प्रारूप ड्राफ्टिंग का कमेटी जो काम करती थी, तो इसमें अपन जैसे देख लेते हैं, ये पहले भी अपन ने आई, मैंने बताया था 4 के बाद जैसे जो आई, तो भीमराव अंबेडकर इसके हेड। पहले यहाँ देख लें, सबसे प्रमुख समिति ये थी, क्योंकि ड्राफ्टिंग का ये था कितने पार्ट्स होंगे, किसमें कौन कौन से आर्टिकल आएंगे, कौन सा पार्ट पहले होगा, कौन सा पार्ट बीच में होगा, कौन सा लास्ट में, ऐसे वरीयता के हिसाब से। गठन हुआ 29 अगस्त 1947 आज़ादी के बाद। समझने वाली बात यह है 15 अगस्त। तो आप सोचोगे यार सर 15 अगस्त के बाद भारत आज़ाद हो गया, अरे संविधान कैसे, अरे पागल, संविधान के प्रियम्बल में जो डेट है वही 26 नवंबर 1949 है, आज़ादी के बाद ही। तो क्यों ज़्यादा भावुक हो रहे हो, दिमाग जहाँ लगाना है वहाँ लगाओ ना। तो 29 अगस्त 29/8, ठीक है, ड्राफ्टिंग कमेटी गठित हुई। कुल सदस्य 7 इसके अंदर, जैसे अम्बेडकर जी, आयंगर, अय्यर और मुंशी। ये मुंशी बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, तो ऐसे अपन फ्लो में याद कर सकते हैं। क्या अम्बे, सारे ऐसे आ रहे हैं तीनों, अम्बे, आयर, ठीक है, और लास्ट में मुंशी, ऐसे। इन सबसे इंपॉर्टेंट है भीमराव अम्बेडकर। बिहार जो है ये भीमराव अम्बेडकर नाम है, ये अध्यक्ष, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट नाम। कुल समय लगा जो इनको पूरा ड्राफ्ट करने में, सारा बनाने में, चीज़ें कहाँ फिट होंगी, ये 6 महीने लगा। लेकिन जो समझने वाली बात है, एक तो इसके हेड कौन, भीमराव अम्बेडकर, और दूसरा गठन कब किया गया इस प्रारूप में, आज़ादी के बाद। क्वेश्चन यही था, आज़ादी से पहले, आज़ादी से बाद, आज़ादी के बाद। और 29 अगस्त उनके प्रारूप, उनसे 29, और प्रारूप से प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी इसको अपन बोलेंगे डीसी। फिर संविधान का प्रभाव में आना, इफेक्टिव, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट तारीख है, 26 नवंबर मैंने बताया। इसमें ब्रैकेट में लिख लो प्रस्तावना। प्रियम्बल के अंदर जो तारीख है अपने कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में जो डेट मेंशन है, दैट इज 26 नवंबर 1949, ठीक है, प्रियम्बल। और वैसे अपन हिंदी कैलेंडर में इसको चेंज करते हैं, या हिंदी में आप प्रियम्बल पढ़ोगे तो वहाँ मिति माघ शुक्ल सप्तमी आएगा। और विक्रम संवत एक बार निकालो, 49 के अंदर 57 जोड़ो तो वो विक्रम संवत निकल के आएगा, ऐसे 2006 विक्रम संवत हिंदू कैलेंडर। इसमें देखो क्या है, प्रियम्बल जब आप पढ़ोगे तो इसमें लास्ट लाइन लिखी हुई है कि 26 नवंबर 1949 को क्या, वी डू हेयर बाई अडॉप्ट, इनेक्ट एंड गिव टू अवर सेल्फ, ये वही लिखा है, वी डू हेयर बाई अडॉप्ट, इनेक्ट एंड गिव टू अवर सेल्फ, अपनाया, अडॉप्ट, लागू, इनेक्ट एंड आत्म अर्पित, हम लोगों ने आत्मर्पित करते हैं, भारत के लोग। सबसे पहली लाइन ये है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, उन्होंने किया इसको अडेप्ट, इनेक्ट एंड गिव टू अवर सेल्फ, अपनाया, लागू और आत्मर्पित करना। अब देखो वैसे प्रियम्बल वाला जो चैप्टर 5 है उसमें और देखेंगे अपन, लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि भारत का संविधान कब अपनाया गया, 26 नवंबर 1949। भारत का संविधान कब लागू हुआ, 26 नवंबर 1949। कब आत्मर्पित किया गया, 26 नवंबर 1949, क्योंकि इस डेट के आगे वर्ड्स लिखे हुए हैं, इसलिए इन तीनों का अडॉप्ट, इनेक्ट एंड गिव टू अवरसेल्फ, इनका आंसर है 26 नवंबर 1949 होता है। तो ये ब्यूटी है इसकी कि जैसा ही अगर क्वेश्चन में अगर ये शब्द है क्वेश्चन के अंदर, तो उनका आंसर ये 26 नवंबर 1949, समझ गए, ऐसे, ठीक है। ये आप प्रियम्बल पढ़ोगे तो आएगा, आप बोलोगे सर लागू हुआ 26, अपन देखिए 26 जनवरी 1950, उससे मतलब नहीं है, अपने तो प्रियम्बल में वो वर्ड्स पढ़ लो क्या है, ये वर्ड के हिसाब से ये वो प्रभाव में आना है, प्रभाव में आया 26 जनवरी 1950 को। तीनों के आंसर ये है इन शब्दों। प्रियम्बल खोल के देखो ना, पढ़ो ना, मैं पढ़ के सुना देता हूँ लोग। ये अपना ये बेयर एक्ट है, आप लोगों के पास है ही सारा। देखो 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी में कन्फ्यूजन नहीं हुआ इसलिए बता रहा हूँ। देखो, दृढ़ संकल्प होकर अपने संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1900 मिति मार्च संवत विक्रम संवत 2006 विक्रमी को एतत् संविधान अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित, है ना, अंगीकृत, अधिनियमित, अंगीकृत, है ना, ये वर्ड्स मैंने प्रियम्बल वाली में ओल्ड लिखे हुए हैं, लेकिन यहाँ लिख लो अंगीकृत, अंगीकृत, है ना, इसमें वर्ड लिखा हुआ है, देखो, अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित, 3 है। और इंग्लिश में वी डू हियर बाय अडॉप्ट, इनेक्ट एंड टू गिव टू अवर सेल्फ। मैं ये बता रहा था लागू होने का ये पे अधिनियमित है, अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित। इन तीनों के लिए आंसर होगा 26 नवंबर 1949। अब जैसे लागू होना वर्ड है तो लागू होना प्रभाव में आना 26 जनवरी 1950 अपना आंसर है। तो ये तीनों वर्ड याद कर लो आप, तो अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित, अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित, ये अडॉप्ट, इनेक्ट एंड गिव टू अवर सेल्फ।
पूछे कब अंगीकृत किया गया, 26 नवंबर 1950। कब अधिनियमित हुआ, कब आत्मर्पित हुआ, वो इंग्लिश में वो अडॉप्टेड एक्ट और गिफ्ट ऑफ सर्फ हुआ। और लागू प्रभाव में आना अपना 26 जनवरी 1950। यहाँ ये काट दो, ये जो है ना इसको काट दो अपने तो, और ये तीनों वर्ड लिख लो, अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित। हस्ताक्षर कुल लोगों ने कितने किए, 284 ने, ठीक है। 2 में 8 का भाग देंगे, 8 में 2 का भाग देंगे, 4 निकल गया, 284, ठीक। और 299 में से, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि टोटल थे कितने, 92, ऐसे याद कराया था ना, 92, 93, 4, फिर ये 2 हो गया, ऐसे करके 389 थे, लेकिन ये 93 से 70 ही आए, मुस्लिम लीग के आए नहीं, तो ऐसे करके फाइनल जो थे 299। मैं बताया था आपको, जैसे याद करो, उन्हीं में याद कराया था, 299 में 9 2 बार है और 229 में 2 2 बार है, ऐसे मैं बताया था आपको ऊपर, ठीक है। फिर इसमें 70 जुड़ गए थे प्रांतों वाले, तो ये हो गए थे 299, ऐसे ये था टोटल। ये 229 तो प्रांतों से, 70 रियासतों, 70 रियासतों से, तो इसका टोटल हुआ था 299, ऐसे पिछली वीडियो में है चीज़। तो 299 से 284 ने साइन किए, बाकी अब्सेंट होंगे, ऐसे 26 नवंबर को हो गए साइन। फिर अनुच्छेद कितने इसमें टोटल अपन जैसे देखते हैं क्या, 395। ये अभी आगे और जो अपन देखेंगे तो आएंगे, मैं बताऊंगा। अनुसूचियाँ हैं टोटल 8, मतलब उस समय 26 नवंबर को जब लागू हुआ तब की ये बात है। बाकी अभी इसको आगे और बढ़ने तो आगे चैप्टर को मैं सारा बता दूंगा। तो अनुच्छेद 395, अनुसूचियाँ 8, जो आज अपन देखते हैं 12 हैं, 4 बाद में जोड़ी गई हैं, 9, 10, 11, 12। सबसे पहले संविधान से जुड़ी थी 9वीं, आगे आएगी चीज़ें देखेंगे। सबसे बाद में लागू हुई प्रस्तावना, वेरी इंपॉर्टेंट, अभी अपन देखेंगे आगे। तो कॉन्स्टिट्यूशन का वो भाग कौन सा है जो सबसे बाद में लागू हुआ, तो जो सबसे पहली जो चीज़ है ना प्रीएम्बल, वही सबसे बाद में लागू हुई है, ऐसे याद में रखना। और प्रीएम्बल किसका बदला हुआ रूप है, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। तो क्या है तेरा ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, बताओ, तारीख बताओ, तो आप बता दोगे अब 13 दिसंबर, 9 + 2 11 + 2 13। संविधान का प्रभाव में आना एनफोर्समेंट, ठीक है। ये देखो, तो 26 नवंबर 1949 को स्वतः लागू हो गई क्या क्या ये चीज़ें। अब देखो आप सोचोगे कि सर ये क्यों लागू हुई, बाकी तो काफ़ी चीज़ें थी, ट्रांजिशन के अंदर था। अभी अपन देखेंगे ये जो आर्टिकल 393 ना, ये क्या बोलता है, एक बार बेरेट खोल के देखो आप। इसमें यही है, राष्ट्रपति को जो कठिनाइयाँ आएंगी उनके समाधान के लिए चीज़ें मैं बताऊँगा आगे, है ना। तो समझने का मतलब ये है कि 26 नवंबर 1949 को क्या पूरा संविधान लागू हो गया, क्या सवाल ये है, ये एक्सप्रेशन। तो पूरा संविधान लागू नहीं हुआ, ठीक है। पहली चीज़ तो ये समझो। फिर से 26 जनवरी 1949 को क्या लागू हुआ, तो ये आर्टिकल्स लागू हुए, ऑटोमेटिक, स्वतः, और बाकी फिर समय समय पर लागू हुआ। ये चीज़ समझने वाली, समझो मतलब। फिर जब मैं बता था ना प्रभाव में आना लागू होना, वो 26 जनवरी 1950 है डेट। 26 जनवरी 1950 से पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन इनेक्टमेंट लागू हो गया, ऐसे। तो 15 अगस्त 1947 और 26 जनवरी 1950, ठीक है। ऑलमोस्ट जैसे भाई अपन तो 3 साल ही मान लो, ढाई साल का समय था। इस समय तक करीबन 2.5 साल तक यही प्रोविजंस लागू थे कॉन्स्टिट्यूशन के, ये मैं समझाना चाह रहा हूँ आपको। पूरा कॉन्स्टिट्यूशन लागू नहीं था। पूरा कॉन्स्टिट्यूशन लागू कब होगा, 26 जनवरी 1950 को, करीबन 2.5 साल बाद, यूँ। तो ये ध्यान में रखो आप, 2.5 साल अपन ने इनसे ही काम चलाया। तो इसमें नागरिकता आ रहा है, चुनाव आ रहा है, और तदर्थ संसद, मैंने बताया था आपको, संविधान सभा 2 काम करेगी, संविधान बनाएगी और तदर्थ संसद के रूप में काम करेगी जब तक प्रथम लोकसभा चुनाव नहीं होते हैं, ठीक है ना। तो ये ऐसे है। तो ये देखें अपन, जैसे आर्टिकल, ये आर्टिकल्स लिखे हुए अनुच्छेद, ठीक है। तो ये नागरिकता से संबंधित है, आर्टिकल 5 to 9, ठीक है। 60 अपन जैसे आगे देखते हैं तो ये संसद से रिलेटेड आर्टिकल आएगा ये। फिर ये 324 जो है ये अपने आज भी भाग 15 में संविधान से संबंधित है, ठीक है। ये चीज़ें हैं। फिर जैसे आप पढ़ोगे ये 366 एंड 367, ये 360 से आप देखोगे ना, तो इसमें सारी डेफिनेशंस हैं, परिभाषाएं। जितने भी वर्ड्स आप देखते हो, मौलिक अधिकार क्या, अल्पसंख्यक क्या, अनुसूचित जाति क्या, अनुसूचित जनजाति क्या, हर प्रकार की डेफिनेशन अपन को आर्टिकल 366 में मिलेगी। हर कानून की जो आत्मा होती है ना, वो डेफिनेशंस होती हैं कि भाई इस कानून में जो वर्ड्स यूज़ किए गए हैं इनका मतलब ये है, परिभाषा। तो ये परिभाषा इसके अंदर आएंगी सारी, 366। फिर 367 भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे आप देखोगे उसमें इंटरप्रिटेशन है अपने भाग 19 में, ठीक है, ये उसका पार्ट है ना। इसमें इंटरप्रिटेशन है 367 में कि भाई किस चीज़ का मतलब क्या होगा, ये इंटरप्रेट करने वाली बात है। फिर देखो इसमें अब आगे क्या है, 379, 380 और 88 और 391 तक है ना, ये आज की तारीख में अस्तित्व में नहीं है, इन्हें हटा दिया गया है, ये रिपील्ड नहीं है।
है ना, ये आर्टिकल हटा दिए गए, ये रिपील्ड है 391 तक। 392 के अंदर क्या है, वो जो अभी डिफिकल्टीज वाली बात कर रहा था मैं वो, ठीक है ना, कि राष्ट्रपति को पावर है कि अगर कोई डिफिकल्टी उत्पन्न होती है तो उस समय आप डिसीजन ले सकते। देखो अभी है ना, ये 93 में बोल गया था मैं डिफिकल्टी, 92 में है, 93 के अंदर तो शॉर्ट टाइटल है कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये भारत का संविधान कहलाया जाएगा, 2 लाइन का आर्टिकल है 393, है ना। 392 में पावर है राष्ट्रपति को। देखो वो पावर कैसी है, देखो मैं आपको बताऊं कि जब तक भारत आज़ाद नहीं हुआ था 15 अगस्त 1947, फिर 26 नवंबर 1949 को लागू हुआ संविधान, तो उससे पहले तक देश किस हिसाब से चल रहा था, तो मैंने बताया था 1935 का अधिनियम से चल रहा था, 47 वाले अधिनियम से नहीं चल रहा था। तो 1935 का अधिनियम से अपन जा रहे हैं किधर, इस नए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसके कुछ भाग लागू हुए ऑटोमेटिक रूप से 26 नवंबर 1949 को, ठीक है, हुए, और फिर पूरा संविधान लागू हो गया 26 जनवरी 1950 को। तो ये ट्रांजिशन है ना, मतलब अपन इस कमरे से निकल के उस कमरे में जा रहे हैं, या यहाँ से निकल के एक राज्य से दूसरे राज्य में जाए, तो बीच में कोई तकलीफ हो सकती है आपको कि यार क्या डिसीजन ले, क्या लें, कैसे ले, क्या लें, तो वो सब डिफिकल्टीज दूर करने के लिए राष्ट्रपति को शक्ति दी गई कि ये जो ट्रांजिशन है ना 1935 के अधिनियम से आप अपने संविधान के अंदर ट्रांजिट कर रहे हो, इसमें अगर कोई डिफिकल्टी आए तो आपको पावर है पूरी, आपको क्राउन से या ब्रिटिश पार्लियामेंट से कुछ भी पूछने की जरूरत नहीं है, ये थी पावर, ये समझ गए, ये 392 के अंदर। और 393 में सिर्फ शॉर्ट टाइटल है कि इस कॉन्स्टिट्यूशन को, दिस कॉन्स्टिट्यूशन विल बी नोन एज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इस संविधान को भारत के संविधान के नाम से जाना जाएगा, ये 393 है। तो कहने का मतलब क्या है, ये एक तो आर्टिकल याद रखने हैं, समझ के धीरे धीरे पढ़ेंगे सब याद हो जाएंगे, इनको ये रिपील्ड है, निरस्त कर दिए गए 392 और 93। तो वैसे आप याद करोगे, देखो तो 92 और 93 सीक्वेंस में आ रहे, 5 से 9 ये आ गए, 60 संसद है, 324 अपना निर्वाचन आयोग है, भाग 15, और 66 और 67 ये दोनों लगवा आ रहे हैं, ऐसा डेफिनेशन है। 366 तो बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, एक बार बेरेट खोल के डेफिनेशन पढ़ो तो सही, आपको अपना मैं तो पता लग जाएगा इस चीज़ का। 366 366 सर क्या समझाना चाह रहे थे, सबकी डेफिनेशन है, तो डेफिनेशन आ गई, छक्के लगा दिए अपन ने, सबकी डेफिनेशन ऐसा, ठीक है, ये अपन को इसमें जानना है। तो देखो यहाँ से 2 चीज़ें हैं इसमें, क्या ये आगे वाली देख लो, शेष लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, जैसे मैंने अभी बताया, फिर 26 जनवरी को क्यों, वो अभी आगे पढ़ेगा थोड़ा सा, यहाँ तक समझो। यहाँ तक देखो मैंने 2 चीज़ आपको समझा दी कि एक तो क्या है कि 26 नवंबर 1950 को पूरा संविधान लागू नहीं हुआ था, कुछ भाग लागू हुआ था, अब वो प्रतिशत में दिमाग में लगा 2% 3% कुछ नहीं, कुछ लागू हुआ, कहने मतलब पूरा लागू नहीं हुआ था। दूसरा क्या वो ऑटोमेटिक लागू हुआ, हाँ बिल्कुल ऑटोमेटिक लागू हुआ, ठीक है। और कौन कौन से थे आर्टिकल, फिर तीसरी चीज़ ये आर्टिकल ध्यान में रखने हैं, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है निर्वाचन, क्योंकि देखो प्रथम इलेक्शन होंगे तो उसके लिए भी इलेक्शन को अपन ने रखा है, इसलिए नागरिकता बहुत इंपॉर्टेंट है कि नहीं, क्योंकि इधर से उधर आबादी ट्रांसफर 15 अगस्त को, इसलिए शेष लागू हुआ कब, 26 जनवरी 1950 शेष लागू, है ना, गणतंत्र बन गए इस दिन अपन, तो गणतंत्र का मतलब क्या, संविधान का लागू होना, ये चीज़ है। अब चीज़ ये आती है कि 26 जनवरी की क्यों चुनी, ठीक है ना, 26 जनवरी की क्यों चुनी, 26 नवंबर नहीं है, 26 जनवरी है, 26 नवंबर 1950 गया, 26 जनवरी 1950 आ गई है, 26 जनवरी लागू को अभी आया ना 1950। तो ये लागू 26 जनवरी क्यों चुना, क्योंकि एक्चुअली क्या था, दिसंबर 1929 के अंदर, मैंने पहले ही बताया था, जब अपन ने 1947 वाला एक्ट पढ़ा था, इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट, तो दिसंबर 1929 के अंदर लाहौर के अंदर रावी नदी के किनारे कांग्रेस का सेशन हुआ जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता के अंदर। लाहौर स्थान पाकिस्तान में वर्तमान लाहौर, लेकिन 47 से पहले तो अपन एक ही थे, तो ये तो बात 1929 की है। तो लाहौर में रावी नदी के किनारे कांग्रेस का सेशन हुआ, एनुअल जो होता था दिसंबर में। तो वहाँ डिसाइड किया गया कि अपन पूर्ण स्वराज का नारा दिया गया, और वहाँ डिसाइड किया गया कि अपन हर साल 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज दिवस मनाएंगे। पूर्ण स्वराज का मतलब फुल इंडिपेंडेंस, मैं इंटरनली तो फ्री हुई, एक्सटर्नली भी मेरे को किस देश से क्या बात करनी है मैं डिसाइड करूंगा, तो ये हो गया पूर्ण स्वराज, फुल इंडिपेंडेंस। एक होता स्वराज, एक होता पूर्ण स्वराज, एक डोमिनियन स्टेटस, सबसे पहले डोमिनियन स्टेटस, फिर स्वराज, फिर पूर्ण स्वराज, समझ गए। तो डोमिनियन स्टेटस में ये कि छोटे मोटे आपको होम रूल दे देंगे, लोकल बॉडीज़ को संभालो, लोकल बॉडीज़ पढ़ाई थी मैंने 1935 के अधिनियम में पार्ट 2 में। फिर स्वराज में चलो ठीक है, तुम्हें सेना भी दे देंगे, संचार भी दे देंगे, संभालो अपना। और पूर्ण स्वराज में तुम्हारे विदेश संबंध भी तुमको दे देंगे, किस देश से क्या बात करनी, यूएनओ से क्या बात करनी, यूएनओ में कहाँ वोट देना है, ये तुम्हारा देश की सरकार डिसाइड करेगी, ना कि ब्रिटिश संसद। ये पूर्ण स्वराज था। तो पूर्ण स्वराज पहली बार मनाया गया था 26 जनवरी 1930 को लाहौर में। ये डिसीजन कहाँ लिया गया था, ये डिसीजन अपन ने दिसंबर में लिया था 1929 में कांग्रेस सेशन में,
समझ गए, जो लाहौर में हुआ था रावी नदी किनारे जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। फिर अपन ने इस ये जो डेट है ना 26 जनवरी 1930, इसको अविस्मरणीय बनाने के लिए, कभी हम नहीं भूलें, तो उस अविस्मरणीय बनाने के लिए 26 जनवरी को अपन ने गणतंत्र दिवस के रूप में अपने संविधान को लागू किया। ये पूछते हैं कि 26 जनवरी का क्या इंपॉर्टेंस है एग्जाम में, नहीं तो इंटरव्यू के अंदर, तो यूँ समझ लो इंटरव्यू की तैयारी हो रही है आपकी। तो सब प्री तो निकला नहीं, प्री भी इनसे निकलेगा प्यारे, मेहनत करते जा, गुड़ता जा, मतलब गुड़ते जाओ, कीप रोलिंग कीप गोइंग। लाहौर में पूर्ण स्वराज दिवस मैंने बताया ही। तो ऐसे ये कहानी थी इसके अंदर, है ना। तो ऐसी इन चीज़ों को याद रखो, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। देखो अब मैं तो देखो जो उनके पीछे साइंटिफिकनेस है उसे समझा ही सकता हूँ, और तो क्या करूँ ऐसे। नेक्स्ट अपन आगे देखते हैं आईएनसी की विशेषज्ञ समिति, ठीक है ना। ये विशेषज्ञ समिति में क्या देखते हैं अपन कि भाई कोई भी जैसे अगर कल को क्लैश होता है कोई भी आर्टिकल वगैरह, तो उसमें क्या डिसीजन लिया जाएगा, ये विशेष स्पेशलाइज्ड कि किस पे क्या डिसीजन लेना है, किसको क्या राय देनी है, सटीक हम बताएंगे आपको। एक तो होता है जनरल हॉस्पिटल, सब इलाज है उसके अंदर, एक है सुपर स्पेशलिटी, तो ये सुपर स्पेशलिटी। गठन किया गया 8 जुलाई 1946 को, कार्य संविधान सभा के मसौदे हेतु, किधर क्या क्या चीज़ें, अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू और संयोजक कृष्ण कृपलानी। ये जेबी कृपलानी नहीं है, ये वो जगताराम भगवान दास कृपलानी है, ये कृष्ण कृपलानी अलग है। भाई तेग नीते नहीं पढ़ना चक्कर में, ठीक है, लेकिन कृष्ण कृपलानी के ऐसे, ठीक है। तो ये विशेष समिति कोई ज़्यादा खास रिपोर्ट नहीं, फिर भी अपने ध्यान रख लो, विशेषज्ञ समिति, स्पेशलिस्ट समिति। अब इसके बाद आते हैं, देखो संविधान से संबंधित कुछ विशेष आवश्यक तथ्य, ठीक है ना, आवश्यक तथ्य हैं, फिर इसका हिंदी पार्ट है वो, और फिर कितनी महिलाएं संविधान सभा के अंदर थी वो, ठीक है, वो अपन आगे देखते हैं आगे।